हे गाइस, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं योगेश शुटल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर और हिमालय एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखने वाले हैं अपन वन शॉट सीरीज के तहत आपका फर्स्ट बुक है आपकी, जो आपका बुक है आपकी फर्स्ट वाली बुक, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। 8 नंबर का चैप्टर है, उसको अपन एकदम बारीकी से डिटेल में और वन शॉट मतलब कि एकदम रिवीजन के पर्पज से यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन इंटरनेशनल ट्रेड या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एक एक कंसेप्ट को समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मीनिंग क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड का यहाँ पे मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, कितने प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकते हैं, अलग अलग। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होगा तो कौन करेगा, इसमें इन्वॉल्वमेंट किन किन चीजों का रहता है, सारी चीजें अपन यहाँ पे बारीकी से देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए। तो ये है कि ये यहाँ पे यूजी 2025 का जो आपका रिजल्ट रहा है यहाँ पे 2024-25 के लिए, उस सेशन का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि यूजी 2025 को टारगेट करते हुए यहाँ पे कॉम्बो ऑफर्स, फाउंडेशन और क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज, ये सभी जानकारी आप देख सकते हैं आपके लिए अवेलेबल है। आपके सारे इतने सारे कोर्सेज ये एप्लीकेशन पे आपको डाउनलोड करेंगे तो आसानी से आपको दिख जाएंगे। कॉम्बो साइंस है यहाँ पे, ये लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए है, सीयूटी यूजी है साइंस स्ट्रीम के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए ये टेस्ट सीरीज है, और ये भी आपकी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ये सभी आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पे मिल जाएंगी। तो ये आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है। निरंतर कोई भी आपको जानकारी चाहिए कि यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। तो ये पिक्चर देख के अपने दिमाग में आता क्या है बेसिकली। ठीक है, इस पिक्चर को देख के दिमाग में ये आया है, एक बड़ा शिप है, जहाज है, और ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं क्रेन्स दिख रही हैं। ठीक है, जब आप पुष्पा 2 मूवी देखते हैं तो उसका शुरुआत भी यहीं से होती है, एक पोर्ट से। ठीक है, आपने अगर देखी होगी तो जापान का एक पोर्ट होता है, उसी में एंट्री आती है आपके अल्लू अर्जुन की। उसी प्रकार से अपनी भी इंटरनेशनल ट्रेड में यहाँ पे इसकी एंट्री हुई है पोर्ट की। एक बड़ा शिप है, जो भी अपन सामान है एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे दूसरे कंट्रीज में, तो यहाँ पे देखेंगे पोर्ट के थ्रू ही अपन एंटर करते हैं। ठीक है, यहीं से सामान की लोडिंग होगी और यहीं से सामान को दूसरी जगह पे पहुंचाया जाएगा, जो प्रोडक्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, तो शिप है और पोर्ट है। ठीक है, शिप्स मतलब कि जो पानी के जहाज हैं बड़े बड़े, मतलब 300 मीटर के, 400 मीटर के, उस पे आप देखेंगे क्रूड ऑयल से लेके कंटेनर से लेके सारा का सारा माल यहाँ पे लोडिंग की जाती है और यहाँ पे पोर्ट्स पे ही उनको उतारा भी जाता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म ट्रेड। ट्रेड का मतलब यहाँ पे है क्या, व्यापार। अपन ने 7th चैप्टर में अपन ने देखा है इसको, ट्रेड का यहाँ पे मीनिंग क्या है। ठीक है, एज ए टर्सरी एक्टिविटी, एक प्रकार की तृतीयक क्रियाकलाप है। अगर अपन देखें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तो इसकी किस प्रकार की जो एक्टिविटी है, ये टर्सरी प्रकार की एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये चीज अपन ने 7th वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 2 parties आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड, 1 person सेल्स एंड द अदर परचेज। अब ट्रेड का मीनिंग क्या है, एक आदमी को कोई सामान की जरूरत है, दूसरे आदमी को भी कोई सामान की जरूरत है, तो हो सकता है ये आपस में एक्सचेंज कर ले। ठीक है, सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर ये इसके पास में एक्सेस में प्रोडक्शन होता है तो ये आपको बी को बेच सकता है। ए क्या करेगा, प्रोडक्ट बी को बेचेगा, तो बी उसके बदले में उसको वहां पे मनी या फिर डॉलर में या फिर रुपीज आपको देगा। तो यही तो ट्रेड है। ए कोई पार्टी है, बी कोई पार्टी है, इसने कोई यहाँ पे इसको सामान दिया, कोई प्रोडक्ट दिया, उसके बदले में ए बी को क्या करेगा, मनी देगा। ठीक है, यही तो ट्रेड है। ये क्या होगा, ट्रेड है। प्रोडक्ट की जगह कोई सर्विस भी हो सकती है। सर्विस मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एजुकेशन एक सर्विस है, हेल्थ है। ठीक है, ये सभी सर्विस भी आपकी ट्रेड में इंक्लूड हो सकती हैं व्यापार में। ठीक है, फिर देखेंगे अगर अपन शुरुआत से बात करें प्रिमिटिव सोसाइटीज की। प्रिमिटिव का मतलब आरंभिक स्वरूप में। आरंभिक स्वरूप जब ह्यूमन बीइंग की शुरुआत हुई थी, जब यहाँ पे ओरिजिन हुआ, तो ये क्या करते थे, यहाँ पे विनिमय व्यवस्था या फिर इसको कहें बार्टर सिस्टम के तहत, बार्टर सिस्टम के तहत ट्रेड करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब ये है जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, किसी ए कहां पे कोई पर्सन है, पार्टी है, जिसको कोई एक प्रोडक्ट की जरूरत है, बी को कोई दूसरे प्रोडक्ट की जरूरत है। ठीक है, माना कि इसके पास में एक्सेस में अनाज का उत्पादन होता है, गेहूं का,
जबकि इसके पास में उत्पादन होता है किसका, लोहे का, आयरन ओर का। तो ये गेहूं इसको बेच सकता है, ये आयरन और या फिर आपका लोहा इसको एक्सचेंज कर सकता है एक वैल्यू के हिसाब से, इतना गेहूं देना पड़ेगा और इतना लोहा आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। ऐसा शुरुआत में होता था। मैंने आपको एप्पल दिया और आपने उसके बदले में मुझे क्या दे दिया, मतलब कि ड्राई फ्रूट दे दिया, माना कि काजू दे दिए, ये भी एक्सचेंज हो गया। इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसको कहा जाएगा बार्टर सिस्टम, विनिमय व्यवस्था शुरुआत में होती थी। पिक्चर में बहुत अच्छे से दिखाया गया, आपकी एनसीईआरटी की बुक है, आप उसमें देख सकते हैं। ये दो वीमन है, ठीक है। एक कोई जॉन बील मेला लगता है, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर बात करें वहां पे ये मेला लगता है। दोनों के पास में कोई ना कोई सामान है, ये इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सामान ये इसको दे देंगी, ये इसको दे देंगी। ये क्या है आपका बार्टर सिस्टम, विनिमय, मतलब एक्सचेंज करना ही यहाँ पे इसका सिस्टम है, ठीक है। तो वर्ड सैलरी, अब देखो एक वर्ड यहाँ पे आया है सैलरी, ठीक है। मैं कोई काम करता हूं, सैलरी के लिए काम करते हैं, मंथली हमको स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी मिलती है। लेकिन ये जो वर्ड आया है सैलरी, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, लैटिन वर्ड सैलेरियम से आया है, विच मीन्स पेमेंट बाय सोल्ट। सैलेरियम का मीनिंग क्या होता है, मैंने कोई काम किया उसके बदले में मुझे नमक दिया जाता था, ठीक है। ऐसे नहीं कहते तुमने मेरा नमक खाया है, जी हुजूर मैंने आपका नमक खाया है। मतलब ये हुआ कि आपने मुझे जॉब दी, उस जॉब को मैंने किया तो मुझे क्या मिला, नमक। नमक के द्वारा भुगतान किया गया, समझ रहे। सैलेरियम का लैटिन में मीनिंग यही है, क्योंकि अगर अपन बात करें दोस टाइम प्रोड्यूसिंग सोल्ट फ्रॉम द सी वाटर वाज अननोन, उस समय में, ये थोड़े आदिम काल की बात है, शुरुआत की, लैटिन में बताया गया है ना, वहां पे नमक का उत्पादन बहुत ही मुश्किल था, कोई टेक्नोलॉजी भी बनाई नहीं गई थी। अभी तो काफी इंडस्ट्रीज आ गई हैं सोल्ट के प्रोडक्शन को लेके, और नमक इतना जरूरी चीज था, बिना नमक के आप खाना भी नहीं खा सकते। तो वो सैलरी के रूप में पैसा नहीं देते थे आपको, क्या देते थे, सोल्ट दिया जाता था, नमक दिया जाता था, ठीक है। मैंने मंथली काम किया, अब इस नमक के बदले मैं कोई चीज परचेज भी कर सकता हूं। मैंने 1 किलो नमक दिया, उसके बदले में मैंने 1 क्विंटल अनाज ले लिया, ठीक है। मैंने कोई नमक दिया किसी को, उसके बदले में कोई क्लोथिंग ले ली, कोई स्वेटर ले ली, जैकेट ले लिया, ऐसा पहले होता था, तभी इसका नाम रखा गया सैलेरियम। लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास अपन देखें, इंटरनेशनल ट्रेड का अगर अपन देखें कि यहाँ पे इतिहास क्या है, ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस वाज रिस्की। देखो शुरुआत के ऊपर देखें एंशियंट पीरियड में, तो आपका व्यापार करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन थे, जहाज है, पानी का जहाज है, ठीक है, ये सब चीजें बहुत मुश्किल थी, रिस्की भी था। अच्छे जहाज नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, डूब जाते थे जहाज। ऐसा होता था कि तूफान आया और जहाज डूब गया, कोई डायरेक्शन का नहीं पता, कोई दिशा का नहीं पता, तो बहुत मुश्किल था। तो बहुत लिमिटेड ट्रेड होता था, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही ट्रेड होता था। अभी तो आप देखेंगे मतलब पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जहाज के द्वारा या फिर एरोप्लेन के द्वारा खूब सारा व्यापार होता है, अलग लेवल से होता है। लेकिन लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन, ठीक है, Hence trade was restricted to the local market. लोकल मार्केट में ही ट्रेड होता था। People then spent most on their resources, basic necessities. तो लोकल लेवल पे क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी सामान की जरूरत है तो लोकल लेवल पे ही आपस में खरीदारी कर ली। लॉन्ग डिस्टेंस पे व्यापार नहीं होता था अगर अपन शुरुआत की बात करें। फिर क्या हुआ, फिर आपका सबसे अच्छा रूट और जो व्यापार का एग्जाम्पल आता है वो आता है रेशम मार्ग का। रेशम मार्ग क्या है, सिल्क रूट है, चाइना को जोड़ता है यूरोप से, इतनी बड़ी डिस्टेंस है, चाइना का ईस्टर्न वाला पार्ट है उसको यूरोप से जोड़ता है। उसके बीच में बहुत सारे कंट्रीज पड़ते हैं, स्टेशन पड़ते हैं, बोल सकते हैं स्टेशन है या स्टैंड है, ठीक है। इतनी दूरी पर क्या होता था, यूरोपीय देशों को किस चीज की जरूरत पड़ती थी, रेशम की, सिल्क की जरूरत पड़ती थी कपड़े के लिए, क्योंकि वहां पे काफी ठंड भी पड़ती है, तो सिल्क के हिसाब से वो कपड़े खरीदते थे। उसके बीच में इंडिया, सऊदी अरेबिया, वहां से आप देखेंगे तो आपका ड्राई फ्रूट्स का जो ट्रेड होता था इसी रास्ते से। ये बेसिकली एक रास्ता था, ये यूरोप है और ये हो गया आपका चाइना। तो एक बहुत बड़ा रूट है, इतना बड़ा रूट है, इसमें आप देखेंगे तो इंडिया भी आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया,
ठीक है, अलग कंट्रीज भी इस रास्ते में पड़ेंगे। तो ये सबसे पहले लंबी दूरी का व्यापार का एक एग्जाम्पल है। कौन? रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टिंग टू रोम। कहां है? इटली में। उसको चाइना से कितनी दूरी है? 6000 किलोमीटर लंबाई की। ठीक है, द ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड चाइनीज सिल्क, रोमन वुल, वुलन मतलब कि ऊन, एंड द प्रीशियस मेटल्स एंड द मैनी अदर हाई वैल्यू कमोडिटीज। इसी रूट से इतनी सारी चीजें खरीदी जाती थी। कौन कौन सी चीजें हो गई आपकी? बहुमूल्य धातुएं, रोम का ऊन, चीन के बने हुए रेशम के कपड़े, अनेक महंगी वस्तुएं इस परिवहन से रास्ते से की जाती थी। किससे? सिल्क रूट से। ठीक है, 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द यूरोपियन कोलोनाइजेशन। अब देखो उसके बाद में आपका क्या हुआ कि यूरोपियन जो कंट्रीज थे, कौन कौन से? डच थे आपके, अंग्रेज थे, फ्रेंच थे, पोर्टुगीज थे, पुर्तगाली थे। इन लोगों ने क्या किया? अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में अपना कब्जा स्टार्ट कर दिया। मतलब कि वहां पे कॉलोनीज बनाना। कॉलोनी का मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन की कॉलोनी था इंडिया, तो इंडिया में वो खेती करेंगे, ठीक है, व्यापार करेंगे, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उसको लेके जाएंगे अपनी इंडस्ट्री के लिए। तो इन्होंने बहुत सारी कॉलोनीज बनाई। किसने? 15th सेंचुरी में यूरोपीय ताकतों ने। यूरोपियंस colonization began and along with trade of exotic commodities new form of trade emerged। इसके साथ ही अलग अलग चीजों का व्यापार और बढ़ा। अरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, आपने पढ़ा भी है हिस्ट्री में, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कोई राज करने नहीं आई थी, वो व्यापार करने आई थी बेसिकली। फिर उसको लगा कि भाई यहाँ के लोग तो एकजुट नहीं है, तो इनको कब्जा किया जा सकता है। फिर वो यहाँ पे राज करने लगी। उसका मेन पर्पज नहीं था राज करना या फिर डोमिनेट करना या फिर गवर्न करना, यहाँ पे गवर्नमेंट चलाना उसका मेन पर्पज नहीं था। बेसिकली उसका था व्यापार के साथ ही यूरोपीय उपनिवेशवाद की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप यहाँ पे दास व्यापार, स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड का मतलब क्या है? इन्हीं कॉलोनीज से इंडिया के भी, इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन आप देख सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, और आपका देखेंगे इंडोनेशिया और पैसिफिक ओशन के आइलैंड में बसी हुई है। वो बेसिकली अंग्रेज ही यहां से लेके गए थे अपने एग्रीकल्चर लैंड पे काम करने के लिए। समझ रहे हैं? वो कौन थे? ह्यूमन बीइंग थे। उनको दास बना के रखा जाता था, स्लेव। उनको क्या बनाया जाता था? दास बना के काम, खूब मतलब कि एक मजदूर तरीके से कह सकते हैं, एक लेबर टाइप का। तो उसको खरीद लेते थे। ठीक है, आपने एड भी देखा होगा, ये देखो स्लेव खरीदने का एड दिया हुआ है। जैसे अपन कोई एड नहीं लगाते भाई, मिठाई की दुकान खोली आप उसके लिए, ठीक है, कोई अनाज के लिए, कोई भी, मतलब उस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है स्लेव्स। स्लेव्स का मतलब होता है कि दास। आप खरीद सकते हैं, टू बी लेट मतलब आप किराए पे ले सकते हैं, दास। समझ रहे हैं आप? दास का मतलब स्लेव। आप उनसे कोई भी काम करवाएं घर का, तो वो क्या करते थे? बहुत सारे लोगों को मतलब खरीदा, बाकायदा बोली लगती थी। समझ रहे हैं कितनी सीरियस चीज है? और उनको बहुत गंदी हालत में रखा जाता था। जो दास प्रथा है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, जो देखें पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बुरा काल था। ये यूरोपियन लोगों ने किया है। यूरोपियन लोग जो अपने आप को बड़ा वो कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी के बड़ी वैल्यूज की बात करते हैं, उन्होंने इतने घृणा पूर्वक काम किए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, डिमांड फॉर द रॉ मटेरियल। अब यही लोग यूरोपियन कॉलोनीज क्या करते थे यहाँ पे 18th सेंचुरी में? क्या हुआ कि यूरोपीय जो कंट्रीज है उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे क्रांति आई। किस चीज की? इंडस्ट्रियल क्रांति, औद्योगिक क्रांति यहाँ पे पनपती है। तो उनको क्या चाहिए? इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसा? अनाज, मांस, ऊन की, ठीक है, इन सब की मांग वहां पे बढ़ने लगी। ठीक है, इंडिया से ये लोग क्या लेके जाते थे? कॉटन, रॉ कॉटन, कच्चा माल, और वहां पे कपड़े बना के वापस से इंडिया में, यूरोप में खूब सारा बेचते थे महंगे दामों पर। समझ रहे बात को? तो ये इनका काम था। औद्योगिक क्रांति में ऐसा हुआ। ठीक है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड कंट्रीज इंपोज ट्रेड टैक्सेस। फिर क्या हुआ? ये एक अपन हिस्ट्री बता रहे हैं कि ओरिजिन ट्रेड का कैसे कैसे यहां पे चल के हुआ है।
ट्रेड की एक हिस्ट्री बता रहे हैं, व्यापार का ओरिजिन कैसे हुआ। फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड और आपका सेकंड में और फर्स्ट में क्या हुआ, 14 से 15 आपका लड़ा गया फर्स्ट, और 39 से 44 आपका कब लड़ा गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इतनी दुश्मनी आपस में फैल चुकी थी वर्ल्ड वॉर की वजह से, एक दूसरे को, व्यापार को या फिर बढ़ती हुई कंट्रीज को ये देख नहीं सकते थे, तो क्या करते थे कि दूसरे के सामान पे ये टैरिफ लगा दिया। मतलब आपका सामान मेरी कंट्री में आएगा तो मैं बॉर्डर के ऊपर टैक्स लेऊंगा, एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है। किसी दूसरे देश को बढ़ना नहीं चाहते थे ये सभी कंट्रीज। एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले ऐसा हुआ। संख्यात्मक प्रतिबंध और व्यापार कर। संख्यात्मक का मतलब केवल इतना ही माल ला सकते हैं, ज्यादा नहीं लाएंगे, इससे ज्यादा लाएंगे तो इतना टैक्स लगेगा। और सॉरी, फिर क्या हुआ, ये कंडीशन आपस में होने लगी। जैसे इंडिया का सामान को प्रोडक्ट है, अमेरिका में बेचने जाएंगे, यूरोप में बेचने जाएंगे, वो लोग क्या कहेंगे कि भाई आपका टैक्स लगेगा इसके ऊपर। अभी भी ऐसा होता है, कस्टम टैक्स जिसको बोलते हैं, कस्टम एक्साइज टैक्स, तो ये दूसरे कंट्री में एंट्री करने से पहले लगाए जाते हैं, समझ रहे हैं। उसके लिए क्या किया गया, इन्हीं सब चीजों को हटाने के लिए और व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड, जब यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, उसके बाद में क्या किया गया, यहाँ पे जनरल एग्रीमेंट फॉर द टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी स्थापना की गई। GATT, गेट की स्थापना की गई, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। मतलब एक एग्रीमेंट बना कि जो अपन टैरिफ लगाते हैं ना, ये नुकसानदायक है, ठीक है, क्योंकि ये रेट्स को क्या कर इंक्रीज कर देता है, ताकि उस लोकल मार्केट में वो सामान बिक ही नहीं सके, समझ रहे हैं। तो सभी कंट्रीज बोले कि ऐसे तो हम आपस में ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, तो एक एग्रीमेंट बनाओ कि भाई इससे ज्यादा अपन टैक्स नहीं लगा सकते, इससे ज्यादा अपन टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। तो ये एक कंसेंसस बना। अभी भी लड़ाई चलती रहती है, अभी इसका रूप बदल गया है गेट का, विच लेटर बिकेम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपने WTO का नाम सुना होगा। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। GATT, गेट का ही बदला हुआ रूप क्या है, WTO। 1995 में, 1995 में, 1995 में इसका नाम बदल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। अब इसका क्या रोल है, आप पूछेंगे सर इसका रोल क्या है। इसका रोल भी सेम ही है। पूरी दुनिया में जो आपस में कंट्रीज हैं, इसके मेंबर कंट्रीज आपस में अच्छा व्यापार करें, ट्रेड करें, उसको आसानी देवें, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाता है, टैरिफ लगाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, सभी लोग उसको मिलकर डांटते हैं, नहीं तुम इतना टैक्स नहीं लगाओगे, अदरवाइज वो माल उस मार्केट में बिक ही नहीं पाएगा ना। समझ रहे बात को। आपने बोला प्रोडक्ट है 100 रुपीज का, हम उस पर टैक्स लगाएंगे 70% टैक्स लगा दिया, तो 170 तो उसकी वैल्यू नहीं है मार्केट में, कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। इसलिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है ट्रेड को लेके। अब देखो, वाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट, ठीक है। ये आसान सी चीज है कि कोई पूछे कि ट्रेड होता ही क्यों है, एक बच्चों वाला सवाल है कि ट्रेड ओरिजिन ही क्यों है, क्यों होता है ट्रेड। इसका आसान सी बात है, कोई भी सामान अपने को चाहिए, विशिष्टीकरण मतलब स्पेसिफिक, स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अपन ने बनाया जिसका स्पेशलाइजेशन है, समझ रहे हैं, जिसकी यूनिकनेस है, USP अपन कह सकते हैं आज की भाषा में, यूनिक चीज है, तो लोग उसको खरीदना चाहेंगे, समझ रहे हैं। माना कि सबसे पहले हेलीकॉप्टर बना होगा, तो किसी ने सोचा होगा यार हेलीकॉप्टर उड़ने के काम आता है, तो यूनिक कंसेप्ट बनाएगा टेक्नोलॉजी से, लोग खरीदेंगे इसको, तो व्यापार हो गया आपका। पहली बात, इट बेनिफिट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी। 2-3 पॉइंट हैं इसमें। एक तो है स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण। दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमी में ये फायदा पहुंचाता है, प्रैक्टिसेस स्पेशलाइजेशन एंड द डिवीजन ऑफ द लेबर इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटीज। अगर ये व्यापार बढ़ेगा तो लोगों में क्या होगा, प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उसके लेबर भी चाहिए होगी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी लगाना होगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी अप होती है, बढ़ती है, समझ रहे हैं। ये पूछा है कि भाई ट्रेड होता ही क्यों है।
ट्रेड की नीड क्यों है? तो 2 पॉइंट यहां पे निकल गए। पहला यहां पे विशिष्टीकरण, दूसरा है यहां पे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स ट्रेड इज द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया में आर्थिक संगठन का आधार है। ट्रेड से ही सब चीजें चलती हैं, पैसा जनरेट होता है, इकोनॉमी चलती है, सर्कुलेट होती है इकोनॉमी। प्रोडक्शन होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, वर्कर्स लगेंगे, वर्कर्स काम करेंगे, पॉपुलेशन के पास में पैसा आएगा, फिर वो खरीदेंगे भी। वो परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी आपकी अप आएगी, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता जाता है डे बाई डे। जितनी इंडस्ट्री लगेगी, जितना प्रोडक्शन होगा, जितना ट्रेड ज्यादा होगा। अब इंडिया बोल रहा है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पूरी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है? इंडिया। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? वहां पे इंडस्ट्री का, ठीक है, इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है, सर्विसेज को, एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि को भी। इसीलिए तो लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, इसीलिए तो डिमांड भी है इंडिया की, मार्केट भी है इंडिया, बड़ी पॉपुलेशन है, वो खरीदता भी है सामान। ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड का बेस क्या है, मतलब आधार क्या है, किस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होता है, रोल क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? डिफरेंस इन द नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। सभी कंट्रीज का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग है। कहीं पे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, अलग अलग जियोग्राफिकल फिनोमेना देखने को मिलेगा। मालदीव आप जाएंगे तो वहां पे बीचेस हैं, लोग घूमने जाते हैं मालदीव में। आप मतलब देखना, हॉलीवुड, बॉलीवुड, काफी लोग, बॉलीवुड तो काफी सारे लोग जाते हैं मालदीव। बीचेस हैं, सुंदर पानी है, तो आपका टूरिज्म हुआ, वो भी एक ट्रेड ही है, एक इंडस्ट्री है। किसी कंट्री में जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब कंट्रीज में क्या है कि मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, यूरेनियम मिलता है, आयरन ओर मिलता है, गोल्ड मिलता है, तो वो उसको बेच के पैसा कमाते हैं। समझ रहे बात को? तो सभी राष्ट्रों के संसाधन अलग हैं, तो अलग यूनिकनेस है, वो उसको बेचते हैं, सेल करते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना में मैंने इसमें बता दिया कि भाई जो मिनरल्स हैं अलग अलग पाए जाते हैं। कुवैत है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, उसमें क्रूड ऑयल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, जिसको अपन कहते हैं पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम को बेच के यहां पे खूब सारा पैसा कमाया जाता है, ट्रेड होता है। मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन, कहीं पे गोल्ड मिलता है, साउथ अफ्रीका में आपका गोल्ड पाया जाता है। समझ रहे बात को? चिली में कॉपर पाया जाता है, चिली एक कंट्री है साउथ अमेरिका का, वहां पे कॉपर पाया जाता है। इंडिया में कोयला है खूब सारा, आयरन ओर है, खनिज संसाधन। क्लाइमेट, अलग अलग जगह की जलवायु अलग है। इंडिया में अभी सर्दी पड़ रही है, तो अपने को स्वेटर पहनने की जरूरत है, तो स्वेटर की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये बिल्कुल चेंज करते हैं। अभी गर्मी का सीजन आएगा, तो गर्मी में ऐसे कपड़े जो समर वैकेशंस वाले, समर स्पेसिफिक वाले कपड़े की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल। तो क्लाइमेट भी डिसाइड करता है किसको? ट्रेड को। समझ रहे हैं बात को? पॉपुलेशन के फैक्टर्स, जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उतना ही बड़ा ट्रेड भी होगा, क्योंकि उसकी नीड होगी खाने की, पीने की, पहनने की, बेसिक नीड्स। कल्चरल फैक्टर, अभी आज के दिन मैरी क्रिसमस है मैरी क्रिसमस है, तो मैरी क्रिसमस के आधार पे आपने देखा होगा सांता क्लॉज, ये चीजें, हैट्स वगैरह, गिफ्ट वगैरह, कितना ट्रेड होता है, पूरी दुनिया में होता है। बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। दीपावली पे पूरे पटाखे चलाए जाते हैं, देखो तो कितना बड़ा मार्केट है। कल्चरल एक्टिविटीज, होली पे कलर्स, उसी का एग्जांपल बता रहे हैं। जनसंख्या का आकार, जनसंख्या कारक है, जनसंख्या कारक, जनसंख्या का आकार बड़ा होगा। अब किसी घर में एक मेंबर है, वो क्या खरीदेगा? खाने के लिए भी कुछ खरीदेगा। किसी घर में 50 मेंबर हैं, 100 मेंबर हैं, मतलब बड़ी फैमिली की बात कर रहे हैं, तो उनको खाने के लिए, पहनने के लिए ज्यादा सामान चाहिए होगा, तो ट्रेड भी वहां पे बढ़ेगा, पॉपुलेशन का साइज। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की प्रावस्था, ये बात कर रहे हैं आपकी कंट्रीज की। जो आपके देश हैं वो किस स्थिति में है? डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, ठीक है, या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड है? समझ रहे हैं बात को? ये कंट्रीज की जो हालत है, इसकी वजह से भी ट्रेड बढ़ता है। भाई जो कोई पुअर कंट्री है वो अच्छा ट्रेड नहीं कर पाएगा, डेवलप्ड कंट्री है अच्छा ट्रेड कर पाएंगे, प्रोडक्शन भी अच्छा करेंगे, एजुकेशन अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, बड़ी पॉपुलेशन है, लाइफस्टाइल अच्छी है, तो ट्रेड में वहां पे बढ़ेगा।
एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा तो नई नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा तो ट्रेड भी बढ़ेगा। फिर आपका है ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रांसपोर्ट कैसे है आप बताइए कमेंट करके। जिस कंट्री में रेलवे ज्यादा होगा, रेलवे ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन्स हैं, हाईवेज हैं, बढ़िया वाले एक्सप्रेस वेज हैं, इनलैंड वाटरवेज हैं, पानी के रास्ते हैं, समुद्र तट है, तो ऐसी जगह पे अच्छा ट्रेड ज्यादा होगा। ट्रेड मतलब व्यापार करने के लिए आपको आवागमन के साधन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जिसको कहते हैं अपन फंडामेंटल स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा वाला होना चाहिए। क्योंकि भाई आप इधर से उधर कोई सामान भेजेंगे तो किससे भेजेंगे, आपका ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो अच्छा ट्रेड नहीं हो पाएगा। ये सभी फैक्टर्स हैं किसके, ट्रेड को बूस्ट करने के। ठीक है, फिर एक कंसेप्ट आता है व्यापार संतुलन का, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या मीनिंग है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, बताइए। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग क्या है? मीनिंग देखो सीधा सीधा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ द गुड्स। देखो मैं एग्जांपल से बताता हूं, ये कोई एक कंट्री है, एक कोई कंट्री है, एक कंट्री है कोई बी, इसने एक्सपोर्ट किया कितनी वैल्यू का सामान, 1000 रुपीज का, रुपीज मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इतना सामान इसने एक्सपोर्ट किया, इसके लिए इंपोर्ट हो जाएगा ये आयात। इसने एक्सपोर्ट किया 1000 रुपए का सामान, लेकिन इंपोर्ट कितना कर रहा है, 2500 रुपीज का सामान। ठीक है, तो ए के लिए क्या हुआ कि इसने एक्सपोर्ट तो कितना किया, तो इससे पैसा आएगा ना, पैसा तो आया 1000 रुपीज, जबकि इसने खर्चा किया कितना, 2500 रुपीज। ठीक है, 2500। तो ये नकारात्मक, नकारात्मक कहेंगे वॉल्यूम है या फिर संतुलन में है। मतलब ये हुआ कि इसकी आमदनी तो है 1000 रुपए और खर्चा कितना है, 2500 रुपए। आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन यही कंट्री इंपोर्ट कर रहा है कितना, 1000 रुपए इसने खर्च किए, लेकिन यहां बेचा तो कितने कमाए, 2500 रुपए। तो इसका व्यापार है ये धनात्मक है, इसका व्यापार है ऋणात्मक है और सस्टेनेबल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही चीज यहां पे बोली गई है। records the volume of goods and services imported as well as exported by a country। दोनों के द्वारा, एक कंट्री के द्वारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हुई जो वैल्यू है उसका डिफरेंस वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंडिया का सामान और चाइना का अगर अपन कंपैरिजन करें तो इंडिया चाइना से बहुत ज्यादा सामान मंगवाता है, माना कि 1 लाख रुपए का मंगवाया, जबकि चाइना इतना नहीं खरीदता है। चाइना इंडिया से 20,000 रुपए का सामान खरीदता है। तो इंडिया का चाइना के साथ में नकारात्मक व्यापार हो गया, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। समझ रहे बात को? इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट, अगर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है एक्सपोर्ट से, द कंट्री हैज निगेटिव एंड अनफेवरेबल बैलेंस। बताए ना, यही चीज यहां पे बताई गई है। ठीक है, यही आपका व्यापार संतुलन है जो कि यहां पे बताया गया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, कितने टाइप्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, कितने प्रकार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो सकता है। देखो एकदम बहुत कॉन्साइज वे में और कंसेप्चुअल तरीके से चल रहे हैं। क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं अपन, यहाँ ध्यान रखना। वन शॉट है, इसका मतलब सब चीजें, एक भी चीज यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है। एक वन शॉट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ फर्स्ट वाले चैप्टर का, ये सेकंड वन शॉट है, और इसी प्रकार से अपनी क्लासेस भी चलती हैं और बढ़िया सा यहाँ पे कोर्स आपको देखने को मिलता है। ट्रेड इंटरनेशनल इन ट्रेड में बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। देखो आसान सा है, बाइलेटरल और आपका मल्टीलेटरल। मतलब क्या हुआ, द्विपार्श्विक और आपका बहुपार्श्विक। मतलब क्या हुआ कि 2 कंट्रीज के बीच में अगर व्यापार होगा, ठीक है, तो ये तो होगा आपका बाइलेटरल। बाई का मतलब 2, ठीक है। मल्टीलेटरल का मतलब हुआ
एक कंट्री का किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बड़े मेंबर्स हैं, ठीक है, इनके बीच में व्यापार होता है तो मल्टीलैटरल। जैसे इंडिया का व्यापार होता है किससे? यूरोपियन यूनियन से या फिर अफ्रीकन यूनियन से। तो यूनियन में ज्यादा कंट्री शामिल होते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाएगा मल्टीलैटरल, मतलब कि बहुपार्श्विक व्यापार। जबकि दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है, इंडिया और चाइना, चाइना ये आपका मल्टीलैटरल नहीं होगा, बाइलैटरल। द कंट्रीज में ऑल्सो ग्रांट द स्टेटस ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन। देखो एक कंसेप्ट आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN, MFN, MFN। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा और कोई दूसरे आदमी का, अपन नहीं कहते भाई वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसी प्रकार से व्यापार की भाषा में दो कंट्रीज के बीच में अच्छा व्यापार होता है, खूब ज्यादा वैल्यू का, तो वो कंट्रीज आपस में क्या कहते हैं? मोस्ट फेवर्ड, एक दूसरे को फेवर करने वाले नेशन है, MFN। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले इंडिया और चाइना का व्यापार काफी ठीक था, लेकिन जैसे ही लड़ाई हुई इंडिया पाकिस्तान की, ठीक है, इंडिया ने बोला कि तुम मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं हो, उसको टैग हटा दिया, ठीक है, उसकी यहां पे बेइज्जती कर दी। फिर देखो केस फॉर फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की स्थिति का मतलब क्या होता है? ठीक है, फ्री ट्रेड का मीनिंग क्या है? मतलब क्या हुआ? द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज द फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन। ठीक है, अभी बात कर रहे थे अपन WTO की और गेट की। उनका काम क्या है कि ट्रेड को अच्छे से बढ़ावा देना। ठीक है, इंडिया में भी पहले बाहर की कोई कंट्रीज यहाँ पे सामान नहीं बेच सकती थी, ना इंडस्ट्रीज लगा सकती थी 1991 से पहले। 1991 में क्या बदला? बदलाव ये हुआ कि यहाँ पे मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया गया। यहाँ की इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के लिए भी मार्केट खोल दिया गया। खूब सारी इंडस्ट्रीज, बाहर के लोग भी यहाँ आके इंडस्ट्रीज लगाने लगे, अपने शॉपिंग मॉल खोलने लगे, अपना ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाने लगे। समझ रहे? इसी को कहते हैं फ्री ट्रेड। दिस इज डन बाय द ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ। अब जो हायर टैक्सेस लगाए जा रहे थे उनको कम कर लिया गया। माना कि बाहर से 100 रुपए का सामान आया, अपन बोला कि पहले 30% टैक्स लगता था, उसकी वैल्यू हो गई 130। अभी बोला कि हम 5% ही टैक्स लगाएंगे, मतलब 105 रुपए का सामान बेच सकते हैं, तो उसको इजीली लोग खरीद लेंगे। अब 105 का सामान पहले 130 में कौन खरीदेगा? ये ट्रेड के बैरियर हो गए। ठीक है, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार कहलाता है। ठीक है, इन अवरोधों को जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है, कम किया जाता है। कंट्रीज ऑल्सो नीड टू बी कॉशियस अबाउट द डम्प्ड गुड्स। डंपिंग ऑफ गुड्स का यहाँ पे कंसेप्ट आता है। देखो डंपिंग ऑफ गुड्स होता क्या है? एज अलोंग विद फ्री ट्रेड डम्प्ड गुड्स ऑफ द चीपर प्राइसेज। मतलब क्या हुआ? ठीक है, डंप करना मतलब ये हुआ कि एक कोई कंट्री है, यहाँ पे दूसरा कंट्री कौन है? बी है। तो एक कंट्री ने क्या किया, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं चाइना का, तो चाइना क्या करता है कि अपना कोई सामान एकदम चीप रेट पे, क्योंकि बनता भी उसको बहुत कम रेट पे है, वो अपना सामान क्या करता है? इंडिया में भेज देता है। कौन सा सामान? जैसे आपने देखा होगा दीपावली के ऊपर जो फुलझड़ियां नहीं होती, फुलझड़ियां मतलब की जो लाइटिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक वाली, इलेक्ट्रिक लाइटिंग, वो बहुत सस्ती रेट पे खूब सारा सामान भेज देता है। हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ कौन भेजता है? चाइना। ठीक है, इंडिया में भेजता है एकदम लोअर चीप प्राइस पे, चीपर, उसको भेज दिया इंडिया में। अब वही सामान कहां पे? 30 रुपीज का मिल रहा है चाइनीज प्रोडक्ट, इंडिया में उसकी वैल्यू कितनी? 100 रुपीज की। तो एक बात बताइए कि 30 रुपीज का कोई सामान यहाँ पे खरीदेंगे? खूब सारे लोग खरीदेंगे 30 रुपीज का सामान। 100 रुपीज का सामान खरीदने से लोग संकोच करेंगे, नहीं खरीदेंगे। मतलब ये हुआ कि यहाँ की इंडस्ट्री को तो नुकसान हो जाएगा, यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया के, उनको तो बहुत ज्यादा ही नुकसान हो गया, तो वहां पे उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको कहते हैं डंपिंग, मतलब कि सस्ता सामान चीपर रेट्स वाला किसी दूसरी कंट्री में भेज देना या फिर डंप करना। ठीक है, डंपिंग द प्रैक्टिस ऑफ द सेलिंग ए कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट ए प्राइस दैट डिफर्स फ्रॉम द रीजन नॉट रिलेटेड टू द
कोस्ट इज कॉल्ड डंपिंग। उसकी प्राइसेस बहुत कम, इंटरनेशनल मार्केट से भी कम उसकी प्राइसेस पे वहां पे उस कंट्रीज में बेचेंगे। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है चाइना चाहता है कि यहाँ की इंडस्ट्री बंद हो जाए, फिर अपनी इसी सामान की रेट ये बढ़ा सकते हैं 300 रुपए में भी, फिर बेचेंगे, खरीदना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी अपनी। देखो यहाँ पे दिखाया गया है झींगा, इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है, देखिए पैनल टू स्टडी एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन द श्रिम्प। श्रिम्प का मतलब होता है झींगा, झींगा मछली। मतलब ये हुआ एक पैनल बनाया गया है एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए। यूएसए क्या करता है, यूएसए अपने से इंडिया से खूब सारा मरीन प्रोडक्ट खरीदता है, मतलब कि समुद्र के पानी से मिलने वाले प्रोडक्ट या फिर फिशेस वगैरह, झींगे वगैरह। लेकिन यूएसए ने बोला कि हम हाई टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ ज्यादा लगाएंगे, तो ठीक है इंडिया का यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, कम कम रेट में खरीदेंगे सामान, या फिर मतलब कि बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां पे मार्केट में बेचना। ठीक है, द यूएस एक्ट हैड सीरियसली, अब यहाँ पे एक एक्ट बना दिया यूएसए ने कि हिट इंडियाज एक्सपोर्ट टू दैट कंट्री एज यूएस इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। अब उसने एक्ट बना दिया कि इंडिया से आने वाला सामान अच्छा नहीं है या फिर जो भी कारण हो सकते हैं, तो उसको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो इंडिया का कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं, बैरियर होते हैं ट्रेड में जो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। अब बात आती है आपकी डब्ल्यूटीओ की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत में बात कर रहे थे अपन 1948 में, टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम द हाई कस्टम टैरिफ्स एंड द वेरियस अदर टाइप्स ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस। 1948 में बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी मतलब हो गया आपका सीमा शुल्क। सीमा शुल्क का सीधा सीधा मीनिंग मैं फिर से बता देता हूं कि एक कोई कंट्री दूसरे कंट्री में सामान बेचने जाएगा तो उसके बॉर्डर पे उससे खूब सारा टैक्स लिया जाता है, वही सीमा शुल्क है। ठीक है, और वो टैक्स कई बार बहुत ज्यादा होता है तो अपन सामान बेच कैसे पाएंगे, बहुत महंगा पड़ जाएगा ना अपने को। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ, गेट की स्थापना हुई थी 1948 में, मैंने बता दिया है। कब, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के बाद में 1948 में। ठीक है, उसी का नाम 1994 में डिसाइडेड बाय द मेंबर ऑफ कंट्री टू सेट अप ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन ऑफ द ट्रेड। अब उसी चीज को, गेट को बदल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। डेट क्या है, 1 जनवरी 1995, 1995। उसी का नाम बदल के 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, विश्व व्यापार संगठन। यही बात यहां पे बताई गई है, डेट जरूर याद रखें, 1948 और 1995 1 जनवरी। हेडक्वार्टर कहां है डब्ल्यूटीओ का, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा के स्विट्जरलैंड में, बार बार पूछते हैं। 164 कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज, दिसंबर 2016 की बात कर रहे हैं। इंडिया यहाँ पे वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द डब्ल्यूटीओ, फाउंडर मेंबर कंट्री है डब्ल्यूटीओ का, ये फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं किसकी, पोर्ट्स की। पोर्ट क्या होते हैं, बंदरगाह यहाँ पे होते हैं। ठीक है, गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब होता कैसे है, ट्रेड होता कैसे है, फिजिकली कैसे होता है, अपन ने डेटा तो देख लिया ऐसे ऐसे होता है, लेकिन पोर्ट से मैंने सबसे पहले बताया कि इंडिया है, इंडिया का देखो मैप देखो, माना कि ये इंडिया है। ठीक है, मैंने रफली मैप बनाया है, तो ये गुजरात है, ये चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, और ये आपका समुद्र है। ठीक है, यहाँ पे बने हुए हैं पोर्ट्स, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और इस प्रकार से ये पोर्ट्स बने हैं। तो यहां से सामान लोड होके बाहर की तरफ जाता है इंडिया में, और इंडिया का बाहर से सामान मंगाएंगे तो भी यहीं पे उतरेगा, तो पोर्ट हो गया ना, बंदरगाह हो गए, ये गेटवे हो गए ट्रेड के। यहां से गेटवे मतलब आना जाना, यहीं से होगा। ठीक है, द चीफ गेटवेज ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर्स एंड पोर्ट्स। हार्बर का मतलब होता है पोताश्रय, जहां पे आके जहाज रुकते हैं, सामान लेके आते हैं, रेस्ट करते हैं, पोत
आपका आश्रय रुकते हैं। कार्गोज एंड ट्रेवलर्स पासिस फ्रॉम द वन पोर्ट टू द वर्ल्ड अनदर। कोई भी जहाज, जैसे आपको टाइटेनिक जहाज है, उसमें खूब सारे लोग बैठे ट्रेवलिंग के लिए और दूसरे कंट्री में घूमते फिरते आराम से मौज मस्ती करते गए, वो भी तो आपका एक प्रकार का ट्रेड ही है, सर्विसेज है। और कार्गो का मतलब होता है जहाजी माल, माल के द्वारा, माल इन द सेंस प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल हो सकता है, फिनिश प्रोडक्ट्स भी वहां पे हो सकते हैं, जैसे कि आपका जूते हो गए, वो बड़े बड़े कंटेनर्स नहीं देखे आपने, ये ट्रक है, देखो ये बड़ा ट्रक है, ये ट्रक के टायर्स हैं और इसके ऊपर कंटेनर रख दिया जाता है बड़ा वाला, इस प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया, कंटेन का मतलब कंटेन करने वाला, इसमें भरे होंगे कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट होगा इसमें भर के, ये एक जहाज के ऊपर मैं बता रहा हूं, एक शिप के ऊपर 10,000 कंटेनर्स, 15,000 कंटेनर्स आपके लोड कर दिए जाते हैं। इसमें कुछ भी सामान हो सकता है, आप बुकिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का मैं सिनेरियो बता रहा हूं, ये मुंबई से लेडन होके, लोडेड होके आपका न्यूयॉर्क तक पहुंच जाएंगे, जापान तक पहुंच जाएंगे, इंडोनेशिया तक पहुंच जाएंगे। ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, किसके द्वारा, पोर्ट के द्वारा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट का सीन दिखाया गया है, सैन फ्रांसिस्को का, सैन फ्रांसिस्को का यहाँ पे पोर्ट है, द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड हार्बर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये हार्बर बनाया गया है, देखो यहाँ पे आके जहाजेस हैं रुकेंगी इस प्रकार से, देखो ये समुद्र है और ये इतने सारे, ये तो स्टैंड बने हुए हैं, बड़े बड़े जहाज आएंगे और यहाँ पे रुकेंगे। ये क्या है, पोर्ट है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, यूएसए में, और ये हार्बर बनाया गया है जहां पे बहुत सारे, अब इंटरनेशनल ट्रेड यहीं से होता है, इसी प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। टाइप्स ऑफ द पोर्ट, पतन के प्रकार, जनरली पोर्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द ट्रैफिक। अब देखो ट्रैफिक कैसा है, किस प्रकार का वहां पे ट्रैफिक है या फिर यातायात कैसा है। औद्योगिक पतन है, मतलब इंडस्ट्री पर्पज से, इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट बना है उसको अपन भेजना है एक जगह से दूसरी जगह पे। कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज वहां पे होता है, इसमें सिर्फ इंडस्ट्रीज होगी, इसमें होगा मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी, कोई भी सामान भेजना है। इसमें इंडस्ट्रियल का मतलब कि इंडस्ट्री का कोई भी सामान है, जैसे कि क्रूड ऑयल है, उससे अपन ने क्या बनाया, अपन ने पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया, ठीक है, उसको दूसरे कंट्रीज को भेजना है, ठीक है। फिर हो गया आपका कॉम्प्रिहेंसिव में दोनों प्रकार से हो सकते हैं, रॉ मटेरियल भी भेज सकते हैं, एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट भेज सकते हैं और इंडस्ट्री वाला भी। ये अलग अलग इसका ट्रैफिक का टाइप है, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। देखो यहाँ पे कॉमर्शियल पोर्ट बनाया गया है लेनिनग्राड का, ठीक है, इसमें एक बड़ा जहाज है, हवाई जहाज। अब ये क्या हो गया, हवाई के लिए है तो एयरपोर्ट, हवाई जहाज के लिए जो पोर्ट बनाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, एयरपोर्ट। यहां से भी बहुत सारा सामान इसमें लोड होके दूसरे कंट्रीज में भेज सकते हैं अपन, जो कीमती होता है, प्राइसी होता है, डाक सर्विसेज होती हैं, फास्ट पहुंचाना होता है, वेजिटेबल्स हैं, ड्रिंक्स हैं, दूध है, मिल्क पाउडर है, आपका डेयरी के प्रोडक्ट हैं, वो तुरंत भेज दिए जाते हैं, एक दिन में, सुबह भेजेंगे शाम तक दूसरे कंट्री में पहुंच गया। अमूल के प्रोडक्ट, अमूल का दूध आप देखेंगे, कोई एक दोस्त गया था दुबई में, वो बता रहा था दुबई में भी आपके खूब सारे डेयरी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, अमूल की आइसक्रीम मिल जाएगी, समझ रहे हैं। फिर देखो टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अगर उसकी लोकेशन क्या है उसके आधार पे पोर्ट जो होते हैं आपके बंदरगाह, उसका प्रकार। इनलैंड पोर्ट और आउट पोर्ट्स, इनलैंड का मतलब थोड़ा जमीन के अंदर रहेगा, जाएगा तो पानी से ही, देखो मैं मैप बना के बता रहा हूं, ठीक है, देखो इस प्रकार से। तो यहाँ पे हुगली नदी है, नदी के अंदर जाके आपका कोलकाता पोर्ट है, ठीक है, कोलकाता, हुगली नदी, नदी के अंदर थोड़ा जाना पड़ेगा, ठीक है। मुंबई पोर्ट है एकदम समुद्र के जस्ट किनारे पे ही है, तो ये हो गया आपका बाह्य पोर्ट, आंतरिक पोर्ट। ये हो गया आपका इनलैंड पोर्ट, एग्जांपल के थ्रू बता दिया मैंने, इनलैंड पोर्ट हुगली नदी के अंदर, ठीक है। ऐसा एग्जांपल मैं और बताऊं कि सेंट लॉरेंस नदी है, उसके द्वारा आप पहुंच सकते हैं अंदर तक, ग्रेट लेक्स, अमेरिका की झीलें हैं, खूब सारी इंडस्ट्री है, खूब सारे आपके जहाज अंदर तक पहुंच जाते हैं, तो वो इनलैंड, जमीन के अंदर। और ये हो गया आपका आउटपोर्ट्स।
फिर देखेंगे अलग अलग स्पेशलाइज्ड जो फंक्शंस हैं पोर्ट्स के, जैसे ऑयल पोर्ट हो गया, ये काम सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ऑयल से संबंधित, पेट्रोलियम से संबंधित जो प्रोडक्शन होगा उसको अपन भेज सकते हैं या फिर मंगा सकते हैं, क्रूड ऑयल मंगाया या फिर पेट्रोलियम को भेजा। पोर्ट ऑफ कॉल, विश्राम पतन या फिर मार्ग पतन, मतलब ये हुआ इस दूरी से यहां तक अपने को पहुंचना है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है 6000 किलोमीटर, तो बीच में यहाँ पे क्या आया, एक पोर्ट आया जहां पे रुक के अपन रास्ते में, ये रास्ते में क्या होता है, इस पोर्ट पे रुक के अपन खाना खा सकते हैं, ठीक है, रुक सकते हैं, फ्यूलिंग कर सकते हैं। जैसे अपन नहीं जाते बड़े हाईवे पे लंबे रास्ते में, तो अपन पेट्रोल पंप पे रुक के पानी भराया, सॉरी वहां पे अपने पेट्रोल भरवाया, उसी पेट्रोल पंप पे आप देखेंगे खाने पीने का रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पोर्ट ऑफ कॉल, याद रखना ये वर्ड। मार्ग पतन, विश्राम पतन। फिर हो गया आपका पॉकेट स्टेशन। पॉकेट स्टेशन बेसिकली होते हैं फेरी पोर्ट्स के लिए, छोटे छोटे आपके जो फेरियां रहेंगी जिसमें बैठ के ट्रांसपोर्ट करते हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, मतलब कि पैसेंजर जो फेरी होती है, फेरी का मतलब होता है छोटा जहाज, तो उनको जहां पे बैठेंगे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको कहा जाएगा पैकेट स्टेशन। छोटे छोटे पैकेट का मतलब छोटे स्टेशन पे, यहां से बैठ के यहाँ पे, ठीक है, ये यूरोप में खूब देखने को मिलता है ना, यूरोप में खूब सारे आपको देखने को मिलते हैं। फिर है आपका एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट है आंथ्रोपोपतन, इसका मतलब जैसे एग्जांपल मैंने दिया सिंगापुर, ठीक है, एक एग्जांपल है एंट्री पोर्ट का। इसमें क्या होता है, सिंगापुर कोई व्यापार नहीं करता है, कोई प्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन इंडिया से कोई प्रोडक्ट मंगाया सिंगापुर ने खुद से किसी जहाज से ही, फिर उसको क्या करता है, उसी सामान को भेज देता है जापान को, तो ये काम कौन करता है, सिंगापुर। तो सिंगापुर एंट्री पोर्ट हो गया, मतलब कि सामान आना ले जाने के लिए पर्पज से, प्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है, सामान किसी और का बेच किसी और को दिया, बीच में अपना प्रॉफिट बना लिया सिंगापुर ने, छोटा सा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री नहीं है। नेवल पोर्ट, केवल और केवल नेवल एक्टिविटीज यहाँ पे होने वाली है, इंडियन नेवी, यूएस नेवी का पोर्ट है कोई, जैसे आपका देखेंगे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, वहां पे नेवी की एक्टिविटीज होंगी और बाकी कोई एक्टिविटी नहीं होंगी, नेवी के जहाज आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे देखना, तो पीवाईक्यूज हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं। अरेंज द फॉलोइंग सी पोर्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर अपने को जमाना है। सी पोर्ट है, क्या है, आपके समुद्री बंदरगाह हैं। डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द देयर लोकेशन। अब देखो डरबन है आपका साउथ अफ्रीका में, लंदन है यूके में, ब्रिटेन में, नॉर्थ केप है, ठीक है, ये आपका है नॉर्वे में, और मोम्बासा है आपका अफ्रीका में, मिड अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में है, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ की ओर इसका लोकेशन दिखाना है, ठीक है, डरबन, लंदन, नॉर्थ केप और मोम्बासा। तो सबसे ऊपर कौन सा है, सी, नॉर्थ केप, उसके बाद क्या आएगा, लंदन, बी, फिर क्या आएगा, मोम्बासा, डी, फिर आपका डरबन साउथ अफ्रीका में सबसे नीचे। साउथ अफ्रीका इस प्रकार से आप देखेंगे, अफ्रीका का मैप है, तो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बिल्कुल यहाँ पे, डरबन यहाँ पे है। सीबीडीए, सीबीडीए है क्या, सी, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, वन शॉट में मैंने क्वेश्चंस भी लिए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ओपेक का मुख्यालय कहां है, ठीक है, तो यह है आपका वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहीं पे आपका इसका ओपेक का, जो ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं उन कंट्रीज ने मिलकर एक समूह बनाया हुआ है ओपेक, उसका हेडक्वार्टर कहां है, यही पूछा गया है, ठीक है। द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट, अभी अपने बात की है गेट के बारे में, was transformed into the World Trade Organization in, कब किया गया, 1995 में, है क्या ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तीनों क्वेश्चन आपका सीयूईटी पीजी एग्जाम, सॉरी पीजी नहीं, यूजी एग्जाम में पूछे गए हैं, 23 में, 22 में और 23 में पूछे गए हैं लगभग लगभग, तो वहां पे, ठीक है।
तो इस प्रकार से अपन पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे हिमालय एजुकेशन हब पर पढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सारे चैप्टर्स वन शॉट, मतलब कि एक शॉट में रिवीजन के लिए बहुत ही परफेक्ट ये एग्जांपल है। सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, क्वेश्चंस भी कर लिए, और मोटा मोटा जहां से क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो चीजें भी अपन ने देख ली। पूरा चैप्टर लगभग आपका 40 से 50 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार के वीडियोज के लिए आप यहाँ पे हिमालय एजुकेशन हब को चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को, और रेगुलर अपडेट्स आपके पास में आती रहेंगी, और इसी प्रकार से यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। गुड लक बच्चों, गुड लक, मैरी क्रिसमस।